मतलब लॉन्ग टर्म बेसिस पे, बट ये सारे प्रिकॉशन रखने हैं तो उससे जो है होपफुली इंशाल्लाह बेहतर होता है ये चीज़। ठीक है, सही। अच्छा, क्या कहेंगे कि जो है जिस तरह एज की जो ख़वातीन होती हैं उनमें जो है ज़रा कमज़ोरी भी ज़्यादा होती है, हड्डियों की कमज़ोरी भी ज़्यादा होती है, तो उनको किस तरह से जो है अपना ख्याल रखना चाहिए, स्पेशली रमज़ान के टाइम पर? क्योंकि होता है कि कमज़ोरी ज़्यादा हो जाए तो फिर ये है कि वो वीकनेस जो है वो महसूस करने के बाद फिर कहते हैं सेकंड रोज़ा फिर अब नहीं रख सकते। तो क्या ऐसा वो अपना ख्याल रखें कि वो रोज़ा जो है वो अपना बरकरार रखें और कमज़ोरी भी उनको? मैं ये समझती हूँ नाजिया, दिस इज़ वंडरफुल क्वेश्चन, कि शायद ये सबसे पहला क्वेश्चन होना चाहिए था इसमें कि जब हम प्रेपरेशन करते हैं ना किसी चीज़ की, शादी होने वाली होती है तो हम घरों में हम प्रेपरेशन करते हैं, जी शादी होनी है, वाइट वॉश करवाएं, ये करवाएं, घर में ऐसा होना है। एक्चुअली हम चीज़ ये हमने सेगमेंट इस तरह से रखा हुआ है कि हम लोग वो प्रिपरेशन हो रही है। मैं समझती हूँ कि रमज़ान जो है ना उसकी फुल प्रेपरेशन होनी चाहिए, एटलीस्ट 3 मंथ्स। 3 माह में आपको पता होना चाहिए कि मैंने रोज़े रखने हैं, मैंने अपना स्टेमिना किस तरह इम्प्रूव करना है, मेरी हाइड्रेशन किस तरह इम्प्रूव होनी चाहिए। अच्छा, अब आपके रमज़ान आने वाला है, आपकी थोड़ी बहुत प्रैक्टिस भी होनी चाहिए, ठीक है। मैं ये नहीं कहती कि प्रैक्टिस के लिए आप पानी कम पीना शुरू कर दें और लंबे लंबे फाके करें। नो, आप अपनी बॉडी को इतना ज़्यादा हाइड्रेट रखें कि आपका वो माह, जो 1 माह आपके लिए अगर ऐसा आता भी है ना, तो आपकी बॉडी के अंदर चेंजेस ना हो। और जो ख़वातीन जिनकी एज ज़्यादा है और इन मसाइल का शिकार हैं, मैं समझती हूँ कि उन लोगों को रमज़ान से 1 आध माह पहले ज़बरदस्ती बहुत ज़्यादा पानी और हाइड्रेशन लेवल बहुत बेहतर करना चाहिए। अपनी मेडिसिन्स को उनको स्विच करना पड़ेगा टुवर्ड्स ऐसी टाइमिंग में कि जो 3 टाइम वाली मेडिसिन थी वो 2 टाइम के लिए कर दें। अपने डॉक्टर से कंसल्ट करें, अपना मुआयना करवाएं कि जी हमारा ब्लड प्रेशर किस तरह है। अगर ब्लड प्रेशर की 3 दफ़ा वाली मेडिसिन थी तो वो 2 दफ़ा वाली कर लें। अगर किसी को शुगर थी तो वो भी अपनी मेडिसिन को स्विच कर दे। फिर उनकी अपनी डाइट के बारे में ऐसी आगाही ज़रूर हो कि कौन सी डाइट है जिसको लेने से मुझे जल्दी, मैंने अभी आपको पराठों का जिक्र किया है, हम समझते हैं कि हम रोटी नहीं खाएंगे ना सारा दिन कमज़ोरी होगी। यकीन करें, आप ये मेरे से ये बेट लगा लें, आप 1 रोज़े में पराठा खा के आप रखें और 1 रोज़ा जो है, जो मैंने आपको जो बताया डाइट प्लान, उसके मुताबिक रखें, बहुत फर्क तो आपको बिल्कुल ना ही भूख प्यास। मैं वर्किंग वुमेन हूँ, हम सारा दिन काम करते हैं, अगर आप नहीं भी पराठा खाएंगे ना, कोई प्रॉब्लम, कोई तूफान नहीं आ जाएगा। बल्कि पराठा खाने से ये होता है कि वो एसिडिटी इतनी ज़्यादा हो जाती है कि वो फिर पूरा दिन। अच्छा, सुना प्यास भी बहुत लगती है, बहुत लगती है। हाँ। अच्छा, स्टेपल डाइट जो हमारे यहाँ है ना, वो सबसे ज़्यादा गंदम है। डॉक्टर साहब बता रहे थे बड़ी मज़े की बात कि इसी वजह से जन्नत से निकाला, फिर भी हम यही कुछ खाते हैं, ठीक है, वो हमारी फितरत में है। हाँ। स्टेपल डाइट आपकी, आप फॉरेन में जाएँ, आपके बहुत सारी कंट्रीज़ में डॉक्टर साहब पोटैटो है, हम समझते हैं पोटैटो खाएंगे तो मोटे हो जाएंगे। आप यकीन करें, अगर आपको ज़्यादा बल्क में फूड चाहिए, आप बॉइल्ड पोटैटोज भी खा लें। और आप योगर्ट के अंदर डाल लें। हाँ, योगर्ट के अंदर डाल लें, आप बिल्कुल मोटे नहीं होंगे। देखिए कि फ्रेंच जो खाने होते हैं वहाँ उस पर तो रखते ही साइड पे पोटैटो हैं, वो कार्ब्स उनके बेसिकली वो होती हैं, और उनको आप देखें कितने हेल्दी और कितने वो फिट होते हैं। यूरोप में जितने लोग फिट हैं, मेरे ख्याल में आपको ऑल ओवर द वर्ल्ड इतने जो है वो नजर। और नाजिया, सॉरी, एक और बात कि हम रोज़ा रखने की तरफ तो इन चीज़ों पे तवज्जो दे रहे हैं, ऐसी ख़वातीन को या जो लैक्टेटिंग मदर हैं उनके लिए ख़ास तौर पे रोज़ा खोलते वक्त भी बहुत ख्याल रखना है। वो क्या ख्याल रखने चाहिए? वो सब मैं कहती हूँ कि आप अपने घर में रिस्ट्रिक्ट कर दें, कार्बोनेटेड ड्रिंक्स आपने नहीं लेनी। अगर आपने समोसे पकौड़े तो पहले बात होगी ना। हमारा ख्याल है कि जी हम पेप्सी पियेंगे, 7 अप पियेंगे, दूध सोडा पियेंगे तो बस जी बड़ा सूदिंग इफेक्ट आ रहा है। आपने, इसका मतलब है कि आपने सारा दिन बेहतरीन काम किया, आपने सफाई की, सब कुछ किया, ठीक है, एंड के ऊपर आपने बाहर से कचरा ला के बाहर डाल दिया, उसके ऊपर डाल दिया, वही वाली बात। दिस इज जस्ट लाइक दैट। आपने कार्बोनेटेड ड्रिंक्स नहीं लेनी। इन लोगों के लिए मैं अगेन यही कह रही हूँ कि जिस वक्त रोज़ा खोलें तो आपका पहला, जो आपको नहीं भी पसंद, जो पहला ग्लास है ना जिससे आपने रोज़ा खोलना है, वो हेल्दी डाइट का होना चाहिए। चाहे वो स्मूदी हो, चाहे वो मिल्क शेक हो, चाहे वो कोई और ड्रिंक हो, आप करें। हमारे यहाँ अब देखें वो खजूर का शेक हो जाए, अंजीर का शेक हो जाए, आपको पसंद नहीं भी, आपको उस वक्त भूख लगी है, आप यकीन करें आप एक अंजीर का शेक उस वक्त आप पी लें। आप उसके बाद खाना ना खाएं और आप 2 घंटों के बाद खाना खाएं, यकीन करें आपको लगेगा कि आपका पेट फुल। बिल्कुल। अच्छा, लोग फ्रूट चाट्स वगैरह भी बनाते हैं। हाँ, दैट्स नाइस, और विच इज़ गुड, लेकिन फ्रूट चाट में जो है वो मसाला
ऐड ना करें तो फिर यह ज्यादा अच्छा हो थोड़ा जाएगा। बहुत कर भी ले, चले जाहिर है इंसान। अरे ये हुई ना टेस्ट की बात हो गई। अच्छा, ये किडनी पेशेंट्स जो होते हैं उनके लिए पानी कितना पीना चाहिए, क्योंकि वो पूरा दिन जब, और उनको जो है प्यास जो उनको ज़्यादा लग रही होती है, मतलब जैसे ही वो डिहाइड्रेटेड ज़्यादा होने, तो ये हाइड्रेशन कैसे अपनी पूरी करें? देखिए हाइड्रेशन वो भी और आम लोग जी, देखिए हाइड्रेशन की सबसे अहम बात यह है कि जब हमारा बॉडी पानी मांगता है तो हमारे बॉडी, अब हम गर्मियों में रहते हैं, गर्म ममालिक में रहते हैं, अल्लाह अगर चाहते हैं तो यहाँ पे ठंडे चश्मे निकलते हैं ना, लेकिन ठंडे चश्मे और ठंडी बर्फ़ का पानी वहाँ मिल रहा है जहाँ पे उनको ज़रूरत नहीं है, वो वैसे ही नहीं पी रहे, वो वहाँ पे गर्म कर रहे हैं उसको, और हमें गर्म मिल रहा है ऑलरेडी, तो हम उसको फ्रिज में ठंडा करके पीते हैं। जब हमें प्यास लगती है तो हमें प्यास लगती है उस पानी की जो नॉर्मल टेम्परेचर का होता है। एग्जैक्टली। जब हम उसको ठंडा करके पीते हैं तो वो कूलिंग इफेक्ट बहुत वक्त से पहले आ जाता है, जो कि काफ़ी पानी पीने के बाद आना होता है। तो उससे क्या होता है कि हम पानी की क्वांटिटी कम पीते हैं। तो हाइड्रेशन में जो सबसे बड़ा ऑब्स्टिकल है, जो रुकावट है, वो ठंडा पानी है। तो ठंडा पानी ना पिए, जाहिर है अब इंसान है, उसको आदत है ठंडे पानी की और सुकून ही उससे मिलता है। तो मैं यही कहूँगा कि पहले आप नॉर्मल टेम्परेचर का पानी पी लें 2-3 गिलास, उसके बाद आप ठंडे पानी की 1-2 सिप ले लें ताकि तसल्ली भी हो जाए इंसान को, अच्छा भी लगे। लेकिन अगर पहले ही ठंडा पानी पी लेंगे तो वो 2-3 गिलास आप पी नहीं पाएंगे। तो वो जो नॉर्मल हाइड्रेशन 10 to 12 ग्लासेस के होने चाहिए नॉर्मल इंसान में, वो नहीं हो पाएगा। ठीक है। किडनी पेशेंट्स के अंदर मोस्टली पानी रिस्ट्रिक्ट होता है, वो 1 लीटर तक रिस्ट्रिक्ट होता है या 1.5 लीटर मैक्सिमम जाता है, जो कि 4 to 6 ग्लासेस ऑफ वाटर है। अब वो डिपेंड करता है कि वो कौन सी स्टेज है रीनल डिजीज की। जैसे मैं आपसे पहले कह रहा था कि कोई जनरलाइजेशन हम नहीं बना सकते, डिपेंड करता है। देयर आर 5 स्टेजेस ऑफ रीनल डिजीज, उन 5 स्टेजेस में जो कि डॉक्टर बेहतर समझता है, तो वो पेशेंट को बता देगा। पेशेंट को भी जानने की जरूरत नहीं है उसकी कौन सी स्टेज है, वो अपने डॉक्टर के पास जाए, वो उससे डाइट प्लान दे देगा और वो बता देंगे कि जी आपकी बस आपकी स्टेज में आपको ये रिस्ट्रिक्शंस हैं। अच्छा, किडनी डिजीज में भी प्रोटीन भी हम रिस्ट्रिक्ट करते हैं, जैसे बहुत ज़्यादा दालें नहीं खिला सकते, बहुत ज़्यादा प्रोटीन नहीं दे सकते, क्योंकि अल्टीमेटली किडनी जो होते हैं वो प्रोटीन को एक्सक्रीट नहीं कर रहे होते, जो कि यूरिया होता है, यूरिन में जा रहा होता है। जी जी जी। तो किडनी डिजीज तो मैं जैसे कह रहा था, इट्स अ वेरी सोफिस्टिकेटेड टॉपिक। उसमें द पर्सन शुड कंसल्ट पर्सन नेफ्रोलॉजिस्ट, जो उसके गुर्दे का जो स्पेशलिस्ट है, जो डॉक्टर भी, इवन जनरल प्रैक्टिशनर भी उसको कंट्रोल कर लेगा अगर वो एजुकेटेड है और प्रॉपर्ली ट्रेंड है। तो हाइड्रेशन का तो मैंने आपको बताया कि गर्म पानी जो नॉर्मल रूम टेम्परेचर का पानी है वो पिएं ताकि ज़्यादा क्वांटिटी चली जाए। उसके बाद थोड़ा ठंडा पानी अगर पीना चाहें बहुत ज़्यादा टेस्ट के लिए या अपने जो है सेटिस्फेक्शन के लिए इंसान पी लेता है, ठंडे पानी का एक मज़ा और होता है। तो वो ये कहते हैं ना कि जब आपने खाना होता है तो कुछ ऐसे होते हैं ना चना लवाजमान कि जो ज़रा निहारी हो गए हो तो 1-2 बाइट्स ले लें तो हर्ज नहीं है, लेकिन पूरी निहारियाँ ना खाएं या पूरे जो है बिरयानियाँ ना तोड़ें। अच्छा, एक चीज़ और भी आती है कि जो टिप्स जो बहुत सारी कुछ मतलब होती हैं कि किस तरह से जो है अपना आपका ख्याल रखें, स्पेशली रमज़ान के दिनों में, तो वो आप क्या टिप्स जो हैं वो देना चाहेंगे? अच्छा, देखें उसमें सबसे पहले तो मतलब उसमें टिप्स तो बहुत ज़्यादा हैं, बट उसमें मेजरली ये है कि सहर और अफ्तार का जो डाइट प्लान है वो आपने अपने न्यूट्रिशनिस्ट से या जो आपके डॉक्टर हैं उनसे आपने डिस्कस करना है, और ये चीज़ सबसे इम्पॉर्टेंट है। और मैं दोनों डॉक्टर की बात को ही आगे बढ़ाऊंगा। बिल्कुल सही बात है कि उसमें चपाती का रोल, उसमें हाइड्रेशन का रोल ये बहुत ज़्यादा कॉमन है। और इसमें सहर तक ये कहा गया है कि बिल्कुल ऐसा नहीं है कि आप आखिर तक जो है खाते रहें। और अमूमन हम लोग उसमें मैंने देखा है कि पेशेंट खाने पे उनका ज़्यादा ध्यान होता है बनिस्बत हाइड्रेशन के। तो हाइड्रेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। एक चीज़ तो ये कार्बोनेटेड ड्रिंक्स हैं उनका आपने यूज़ कम रखना है। और बिल्कुल डॉक्टर जामी की बात को ही आगे बढ़ाऊँगा कि उसमें ठंडे पानी का यूज़ नहीं, आपने एक जो नॉर्मल जो वाटर होता है उसको कैरी ऑन करना है। अच्छा, इसमें एक चीज़ और भी है कि आफ्टर अफ्तारी जो तरावी होती है उसमें भी लोग अमूमन हाइड्रेशन का अपना ख्याल नहीं रखते। मतलब बस उन्होंने बहुत सारा अफ्तारी में खा लिया और अब वो समझते हैं कि बस अब वो डायरेक्ट जो है सहरी में बस खाएंगे। तो अच्छा, मतलब रमज़ान में कुछ इस तरह हो जाता है कि सहरी है, फिर उसके बाद अफ्तार है और उसके बाद दोबारा सहरी है। असल में तो होता वो बीच का गैप जो है वो लोग ना ये चीज़ें भी वो हो रहे होते हैं कि अब ये सहरी में ही खाएंगे, लेकिन जो लिक्विड का टाइम है वो कब आएगा? वो आपने मुसलसल साथ कंटिन्यू करना है, यानी कि आफ्टर अफ्तारी टिल सहर आपने जो है उसको कैरी ऑन करना है। और हाइड्रेशन का मैं इसलिए बोलूँगा क्योंकि अक्सर और बेशतर जो पेशेंट आते हैं वो अपनी हाइड्रेशन को कंट्रोल नहीं कर रहे होते, पानी कम पी रहे होते हैं और फैटी फूड बहुत ज़्यादा खा रहे होते हैं। तो वो फैटी फूड जो होता है वो तो मतलब ऐसा है कि रमज़ान
इंसान की जो अफादियत है उसको वो बहुत कम कर देता है। यानी कि अब हम जो है पकौड़ों पे और इन सारी चीज़ों पे इतना ज़्यादा चले गए कि जो नॉर्मल फ्रूट्स हैं, वेजिटेबल्स हैं, उसका यूज़ हम कम करते चले आ रहे हैं। बट मैं यहाँ पे बेनिफिट ऑफ डाउट लाइक दूंगा कि अब वो कई कल्चर है, वो कहीं ना कहीं वो कल्चर है, वो डेवलप हो गया, और चीज़ें जो इतनी सालों में और या फिर इतनी सदियों में डेवलप होती हैं तो उनको चेंज होने में बहुत टाइम लगता है। यानी कि जितने 100 सालों में ये चीज़ें डेवलप हुई हैं, मुझे लगता है उसका डबल टाइम लगेगा कि हम उस चीज़ पर वापस जा सकें, और शायद हमें एजुकेट करने की ज़रूरत है। तो असल फिर बात ये आती है कि जो ज़्यादा, जिनको कहते हैं ना कि जितना ज़्यादा खाएं उतना ज़्यादा स्टमक भी बड़ा होता चला जाता है, तो क्या ये जो स्टमक है इसको कंट्रोल में लाने के लिए, देखिए रमज़ान एक अच्छा टाइम होता है जिसपे इंसान अपने चेंजेस भी लाता है, अपने आदात में भी चेंजेस लाता है, अपने अंदर गुस्से को भी कम करता है, बहुत सारी और चीज़ें आती हैं जिसको कंट्रोल कर रहा होता है, और मैदे को भी कंट्रोल करने की इस वक्त ज़रूरत होती है। और जब जिस तरह मैंने कहा ये प्रैक्टिस तो हो ही नहीं सकती है, क्योंकि लोग तो जिनका स्टमक बड़ा है वो तो उनको भूख भी ज़्यादा लगेगी, उनको प्यास भी ज़्यादा लगेगी। फिर ऐसे ही ये देखें इनमें हम हैं वही कहते हैं कि जी आप थोड़ा लें बार बार लें, ऐसे ही डॉक्टर साहब कि आपका ये पेट भरने का कॉन्सेप्ट कहीं पे भी नहीं है। ठीक है, अब जब हम लोगों ने, मैं आपको बताऊं कि मैं रूटीन में जो स्ट्रेच होता है वो बड़ा होता जाता है, जी बड़ा होता है, फिर ये होता है आपको क्यों बैंड क्यों लगाते हैं, हाँ। स्टमक काट क्यों देते हैं, बैंड इतने बड़े लगा दिए, बैलून डाल दिए, ये क्या है कि आपका स्टमक बहुत बड़ा हो गया, उसमें स्पेस बहुत ज्यादा, आप खाते हैं आपको लगता है अभी तो कुछ नहीं हुआ, तो बात हैं और वो सेटल हो जाते हैं। अच्छा, अभी मैं डॉक्टर साहब की बात से ना, डॉक्टर इस्माइल की बात से मैं सोच रही थी कि मैं ये बात करूं कि देखें ये हमारे आपके सब की मेहनत से भी ना ये नहीं होगा कि लोग पकौड़े खाने ऐसा मैंने भी खाने, हम सब खा रहे हैं, लेकिन एग्जैक्टली मुझे किसी ने पता एक चीज बोली थी, मेरी बल्कि बहन ने कहा था, जब समोसे पकड़े तो मैंने एक समोसा उठाकर खाया, उसने कहा तुम कंट्रोल कैसे कर लेती हो? मैंने कहा ये सोच के कि आगे जाके मुझे बीमार कितना कर देगा, बस इसलिए कंट्रोल कर लेती हूँ। हाँ। अच्छा, अब मैं इसका हल, वो जैसे टिप्स हम कर रहे थे ना, इसके टिप्स ये हैं कि आप इनको पकौड़ों को भी हेल्दी बना सकते हो। कैसे? हाँ। कि आपने सबसे पहले आप खाली बेसन आलू के पकौड़े ना लें, आप बहुत सारी वेजिटेबल्स ज़्यादा सारी वेजिटेबल लें, उनके अंदर आप थोड़ा सा बेसन डालें, और अगर आप अफोर्ड करते हैं तो वो जैतून के ऑयल में बनाएं। अच्छा, एक और भी आपको मज़े की बात बताऊं कि मैंने खुद थाईलैंड में, और डीप फ्राई ना करें आप, शैलो फ्राई करें। अच्छा, मैंने देखा था कि वो लोग जब पकोड़े और ये चीज़ें बना रहे थे ना, तो ऊपर उनका कवर करके, क्योंकि आप जब पानी और ऑयल इकट्ठा रखते हो ना तो वो छींटे उड़ते हैं। अच्छा, मैंने देखा कि वो पानी और ऑयल दोनों मिक्स करके ना, और फिर उसके अंदर वो फ्राइंग करते थे और उसके ऊपर उसको कवर कर देते थे। दिस इज हेल्दी वे कि आपका जो सारे का सारा ही आपने ऑयल में करना है, और उतना ऑयल इस्तेमाल करें जितना आपने डेली आपने कर दिया। उसके बाद ये आप शायद इसी पे ही बैठ जाए ना डॉक्टर साहब कि ये जो पूरा माह ऑयल कड़ाइयों से नहीं जाता। हाँ। वो डाल दिया और एक ही ऑयल जो है वो इस्तेमाल हो रहा है, कार्बन पार्टिकल्स कार्सिनोजेनिक। हाँ, तो आप उसका ना करें ना, अगर आपने ऑयल बचाना है तो मेरे वाले तरीके पे आधा ऑयल आधा पानी उसको रखें, और उसके कहते भी हैं कि हांडी भी जब पकानी है तो कहते हैं कि ऑयल आप उसको हल्का रखें और फिर पानी में उसको जो है आप पकाएं, और पानी में उसको पकने दें तो काफ़ी हद तक जो है से भी। हाँ, और दूसरा तरीका ये है कि थोड़ा सा ऑयल डाल के, तो आप पकोड़ों को जस्ट जैसे आप वो बनाते हैं ना टिकियाँ टाइप, शैलो उनकी शेप दे के उनको शैलो फ्राई करें, चिपटे बना लें। वो चिपटे बनाएंगे, आपका जितना ऑयल इस्तेमाल होगा डेली वही। बिल्कुल। अच्छा, सबसे ज़्यादा जो है वो ऑयल जो है इफ्तारी के बाद बड़ा तंग करता है, तो उस पर भी ज़रा कंट्रोल रखने की ज़रूरत है। डॉक्टर इकबाल, ऐसी कौन सी बीमारी है जो बाद में होने का डर होता है कि जो लोग अपने डाइट का ख्याल नहीं रखते? हनान हमारे साथ मौजूद है, उसके बाद सवाल का जवाब दीजिए। कह लीजिए। अस्सलाम वालेकुम। हाँ जी, वालेकुम अस्सलाम। कैसी हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह ठीक ठाक जी। हनान जी, आज आपने सबकी पेट की बात की है तो बड़ा अच्छा किया आज आपने ना। जी। तो खुशी है किस तरह के प्रोग्राम्स होते हैं और इनके ऊपर रोशनी डाली जाती है। बात ये है कि नादिया, पहले ना तो फूड में इतनी वैरायटी हुआ करती थी, आज जो कुछ 80s का 70 का आप ज़माना निकाल के देखें तो ना ही तब उसके हवाले से इतना कोई प्रचार हुआ करता था मीडिया पे, और ना ही इतनी उस मामले में समझ थी, लेकिन लोग बड़े सेहतमंद हुआ करते थे। अब समझाते हैं, बताते हैं, रुक जाओ, इधर से हट जाओ, इसके बावजूद और क्वालिटी ऑफ फूड भी बहुत बेहतर है, फिर भी हम ठीक नहीं है। ऐसा क्यों? एक तो सवाल ये है। दूसरा, अजमल साहब बैठे हैं, उनसे मेरा सवाल ये है कि एक MBBS डॉक्टर है और उसके पास एक ही मर्ज वाला बंदा जाता है,
वो एक मशवरा देता है, जब वही मर्ज वाला बंदा दूसरे डॉक्टर के पास देता है वो दूसरा मशवरा दे रहा होता है। भाई आपके पास जब एक तालीम एक है, आपको पता है कि मर्ज एक है, तो फिर आप उसी मर्ज को घुमा फिरा क्यों कहते हो और ये कहते हो फलां डॉक्टर के पास गए हो तो क्यों गए हो? भाई तुम्हारा काम है कि मर्ज को आप नॉमिनेट करो और उसके ऊपर आप उसका जो है वो ठीक है। आपके सवाल का जवाब अभी देते हैं, बहुत अच्छा सवाल था। जी जी डॉक्टर अजमाल क्या कहेंगे? देखिए बात यह है कि आपने किसी को किताब दे दी, उसमें उसने क्या सीखा ये आप प्रेडिक्ट नहीं कर सकते। तो बहुत सी दफ़ा ऐसा भी होता है कि आपको पता है कि ये जो हमारे हेल्थ प्रोफेशनल्स हैं, जब आप इनसे पूछते हैं कि क्या परहेज़ करें, तो आपको एक लिस्ट होती है बनी बनाई, उस सबको एक ही लिस्ट बताते हैं, क्योंकि उनको पता नहीं होता कि असल में परहेज़ कराना क्या है। तो ये फ़र्क करना मुश्किल है कि कौन डॉक्टर सही कह रहा है, कौन गलत कह रहा है, क्योंकि हो सकता है उसकी ट्रेनिंग नहीं हुई हो। उसने सोचा कि भाई मुझे पेशेंट को कुछ ना कुछ तो आंसर करना है, तो उसने भी कोई जवाब दे दिया, हालांकि वो जवाब ऑथेंटिक नहीं था, उसका नहीं था, उसको नहीं देना था। ठीक है। दूसरी बात ये कि जो हमारे यहाँ जो किसी भी तालीम का जो स्टैंडर्डाइजेशन है, जो उसका जो एक समझे मयार है, वो एक जैसा नहीं है पूरे पाकिस्तान में। ठीक है, मैं इसमें कोई नाम नहीं लूँगा, लेकिन कुछ ख़ास यूनिवर्सिटीज़ हैं और कॉलेजेस हैं, उनको यूएस में लोग बाय नेम जानते हैं, उनके ग्रेजुएट्स को बाय नेम जानते हैं, और कुछ का नामो निशान भी नहीं है, उनको जानते भी नहीं है बाहर के कंट्रीज में, क्योंकि उनका मयार एक जैसा नहीं है। लेकिन डिग्री उनको वहाँ से भी मिल जाती है और वो प्रैक्टिस में आ जाते हैं, चाहे वो किसी भी फील्ड में हो। तो ये बड़ा एक हम ज़ाहिर हमारी नेशन है, हम लोग डेवलपिंग नेशन है, कुछ हमारे साथ प्रॉब्लम्स हैं, हम उसको कर लेंगे किसी तरीके से कवर, लेकिन इट विल नीड अ लिटिल बिट टाइम, थोड़ा टाइम हमें चाहिए। और ये बिल्कुल सही कह रहे हैं कि वो कोई डॉक्टर कुछ बता रहा है, कोई कुछ बता रहा है, तो जब तालीम का मयार एक है तो इस तरह। अब देखें ना, अब होता ये है कि जब एक आदमी मैट्रिक पास कर लेता है तो एक के आई होती डिस्टिंक्शन और एक जस्ट पास हुआ होता है, तो कभी ऐसा भी हो सकता है कि जो जस्ट पास हुआ वो हायर पोस्ट पे लगा हुआ हो, ऐसा भी हो सकता है। ठीक है, हाँ ऐसा ही होता है। जी आप डॉक्टर शमाल कुछ कहना चाहेंगे? इसमें नाजिया मैं एक चीज़ ऐड करना चाहूँगा कि हमारा बड़ा एक मिस कॉन्सेप्ट है कि हम अपनी न्यूट्रिशन की सारी चीज़ें डॉक्टर से पूछते हैं। अब मैं थोड़ा सा ये कॉन्सेप्ट क्लियर करना चाहूँ कि न्यूट्रिशनिस्ट एक अलग फील्ड है, तो इनका अमूमन डॉक्टर को पता होना चाहिए कि बेसिक चीज़ें, जी बिल्कुल, बेसिक चीज़ें पता होना चाहिए, बट डॉक्टर को अगर नहीं समझ में आ रहा या प्रॉब्लम हो रही है तो उनको न्यूट्रिशनिस्ट की तरफ उनको रेफर करना चाहिए। ये चीज़ होती है कि मगर यहाँ पर प्रॉब्लम ये है कि अब यहाँ पे जिस तरह के पेशेंट है, अगर आप उनको कहीं और रेफर करें या उनको सही बात बताने की कोशिश करें तो वो समझते हैं कि भाई डॉक्टर को कुछ नहीं आता, डॉक्टर को कुछ पता नहीं, जबकि ये एक बड़ा प्रॉब्लम है। ये एक अलग बल्कि आप लोगों को साथ में जो है ना अपने क्लिनिक में एक आध जो है ना मौजूद होने भी चाहिए, ताकि जो वो बड़े सेटअप होते हैं, जो है टर्शरी हॉस्पिटल होते हैं, वहाँ पे जो है अलग से न्यूट्रिशनिस्ट वहाँ पे अपॉइंटेड होते हैं। बिल्कुल जी, थैंक यू सो मच, आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया शो में तशरीफ लाने का। और हमारे साथ जो है डॉक्टर साजिदा जो है वो मौजूद रहेंगी। मैं एक और इनकी जो स्पेशल बात आपको बताती हूँ कि ये गायनेकोलॉजिस्ट तो हैं ही, साथ में ही रिप्रोडक्शन सर्जन भी हैं एंड टेस्ट ट्यूब बेबी स्पेशलिस्ट, विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि जो है यहाँ पर जिन लोगों को औलाद नहीं हो पाती है उसके हवाले से भी क्या जो है ये टेस्ट ट्यूब बेबी क्या करते हैं और किस तरह से जो है रिप्रोडक्शन जो है वो किस तरह से हो सकती है। जी क्या और कौन कौन से ऐसे चीज़ें आती हैं जिसकी वजह से जो है ये प्रॉब्लम्स पेश आते हैं? जी नाजिया, इस वक्त हमारे कंट्री में ना सबसे बड़ा जो प्रॉब्लम मैं समझती हूँ वो है पॉपुलेशन एक्सप्लोजन, कि आबादी बहुत ज़्यादा हो रही है। हमारी गवर्नमेंट की भी इसी तरफ तवज्जो है, बहुत सारी हेल्थ पॉलिसीज़ इस पे काम कर रही हैं, लेकिन एट द सेम टाइम 18 to 20% पॉपुलेशन अभी तक इनफर्टाइल है, जिनके बच्चे नहीं हैं, जो बांझपन का शिकार हैं। अब ये लोग मैं समझती हूँ कि सबसे ज़्यादा काबिल रहम क्यों हैं, क्योंकि इनकी तरफ कोई भी हमारी जो NGO है, हेल्थ पॉलिसी है, गवर्नमेंट की पॉलिसी है, वो इनकी तरफ तवज्जो नहीं दे रही, क्योंकि हम तो गरीब मुल्क हैं, डेवलपिंग कंट्री हैं। तो मैंने इस चीज़ को मद्देनज़र रखते हुए इस पे एक काम इंटरनेशनल कोलैबोरेशन के तहत, ऑर्गेनाइजेशन के तहत यहाँ पे काम शुरू किया, और हमने ये फैसिलिटी उन लोगों तक भी पहुँचाने का अहद किया है कि जो लोग इसकी एक्सपेंसिव ट्रीटमेंट को अफोर्ड नहीं कर सकते। ठीक है, इसके लिए कि हम वो लोग जो बेचारे ख्वाब नहीं देख सकते कि जी हमारा बच्चा नहीं हो रहा और हम इतना महंगा ट्रीटमेंट टेस्ट ट्यूब बेबी अफोर्ड नहीं करते, तो हमने बेसिकली उन लोगों के लिए। इनफर्टिलिटी क्यों होती है? क्या ये कोई फैमिली इनहेरिटेंस होती है या जो है अक्सर ये भी देखा जाता है जो इंटरनल फैमिली मैरिजेस होती हैं उनमें ज़्यादा ये प्रॉब्लम्स आते हैं?
देखिए इंटरनल फैमिली मैरिजेस में भी आ सकते हैं, हो सकता है उसमें मेल प्रॉब्लम। देखिए पहली तो बात यह है कि बांझपन मर्द में भी हो सकता है, औरत में भी हो सकता है। मर्द में बाज़ दफ़ा पता चला कि ये सारे भाइयों की औलाद नहीं है। होता क्या है कि उन लोगों में कोई क्रोमोसोमल एब्नॉर्मेलिटी ऐसी आ रही होती है कि उन मेल में स्पर्म की प्रोडक्शन ही नहीं होती। ठीक है, तो ये एक लिहाज से इनहेरिटेड कह सकते हैं, लेकिन एनी हाउ ये इनहेरिटेड कम है। ज़्यादातर इनहेरिटेड बीमारियां यही होती हैं कि जी बच्चों में मरूसी कोई नस्ली बीमारी आ गई, बच्चों में अपाहजपन का या बहरापन, गूंगापन, ये चीज़ें आ गई। लेकिन आ सकती है ये भी बीमारी इनहेरिटेड तौर पे, लेकिन कम आती है। इसके एक्सटर्नल दूसरे अवामिल ज़्यादा हैं बाहर के। ठीक है, तो इनफर्टिलिटी में जो है दोनों शामिल हो सकते हैं, तो क्या दोनों का ही इलाज हो सकता है इसमें? दोनों का इलाज हो सकता है, दोनों का मुमकिन है। इस वक्त हमने जो अभी रिसेंटली एक रिसर्च मैंने अपनी पब्लिश की थी इंटरनेशनल शुमारे में, उसमें पता चला था कि हमारे पाकिस्तान में मर्दों से औरतों से ज़्यादा इनफर्टिलिटी का फैक्टर जो है वो मर्दों में आना शुरू हो गया। अच्छा, ख़वातीन के लिए क्या चीज़ों में आप क्या समझते हैं कि किन चीज़ों का ज़्यादा ख्याल रखना चाहिए कि जिसमें इनफर्टिलिटी ना हो, या उनको किस वजह से हो सकती है? कहते हैं कि जिस तरह जो है ज़्यादा चिकन और ये सब हार्मोन्स की भी प्रॉब्लम बहुत इम्पोर्टेंट है। हार्मोन्स जो हैं, देखें जो अनमैरिड बच्चियां हैं, मैं समझती हूँ कि अगर आपकी डाइट ठीक है, आपके डाइटरी प्लान्स बिल्कुल सेटल हैं, तो आप लोगों में हार्मोन्स का चांस बहुत कम है कि आपका हार्मोनल फैक्टर जो है वो डिस्टर्ब हो। लेकिन ये ज़रूरी नहीं होता कि सिर्फ डाइट से ही हो, यहाँ से इनहेरिटेंस आती है। बाज़ दफ़ा पॉलीसिस्टिक ओवरी फैमिली में चल रही होती है। इस पर बहुत सारे लोगों ने रिसर्च भी की, पता चला कि हमारे बाज़ दफ़ा सोने की टाइमिंग से भी हमारे हार्मोन डिस्टर्ब हो जाते हैं। ओके, ठीक है, और हमारे स्ट्रेस से भी, स्ट्रेस से सब। एक मैं आपको बताती हूँ कि आप एक इंसान का खाका बनाए ना, तो उसमें उसका जो सुपर कंट्रोलर है ना हमारी बॉडी के अंदर, वो हमारा हाइपोथैलेमस है जो ब्रेन के अंदर है। अब अगर जो हाइपोथैलेमस जहाँ भी डिस्टर्ब होगा ना, तो हमारा सिस्टम डिस्टर्ब होगा। ओके, इस हाइपोथैलेमस को कोई चीज़ डिस्टर्ब नहीं करती सवाए स्ट्रेस और हमारे हार्मोन्स के अलावा। ओके, ठीक है, हमारे जज्बात के अलावा। जज्बात जो हैं वो इसको कंट्रोल कर रहे होते हैं। ठीक है, अगर ये क्या कहते हैं कि जी अगर आप अपने आप को बूढ़ा समझें, आप तजुर्बा करके देख लें। अब मैं ये एक्सपेरिमेंट देती हूँ कि आप 30 साल में ही अपने आप को समझें मैं बुजुर्ग हो गया हूँ, तो यकीन करें 2 सालों में आपके शक्ल पे बुजुर्गी आ जाएगी। ओके, सही है। ये आपकी, क्योंकि आपकी थिंकिंग है, आपने अपने हाइपोथैलेमस को कंट्रोल कर दिया ना ऐसे। अच्छा, फिर दूसरा आ गया कि आप अपना, जिन लोगों में विल पावर होती है, अब आप शोबिज़ के लोगों को देखें, उनमें एजिंग प्रोसेस बहुत कम आता है। दे ऑलवेज थिंक अबाउट दिस कि जी हम लोग यंग, हमारे पास पेशेंट इनफर्टिलिटी का आता है, वो आके बताती है, मैं पूछती हूँ जी आपकी कितनी एज है? पेशेंट बताती है 30 साल। हो सकता है वो 30 साल की हो, लेकिन अगर वो बेचारी दिखने में 40 की लग रही है, वो एग्जैक्ट 30 की भी होगी ना, आप यकीन करें जब हम उसका अल्ट्रासाउंड करके देखते हैं ना, तो वो उसकी ओवरी 40 की ही लग रही होती है। जितनी ओवरी की शक्ल लगेगी उतनी आपके फेस के ऊपर आपकी एज लगेगी। ऑलराइट, तो इसका बड़ा इंटरनल ऑर्गन्स का बड़ा कहते हैं ना कि एज जो होती है वो आपके इंटरनल ऑर्गन से पता चलती है कि आपके ऑर्गन्स अगर सही है तो आप जवान हैं। अगर आपके ऑर्गन सही नहीं है तो आप तो इंटरनल ऑर्गन आपके हाइपोथैलेमिक एक्टिविटी से सही होंगे, आपके पॉजिटिव रहने से सही होंगे। अच्छा, टेस्ट बेबी जो है वो कितने चांसेस होते हैं कि यस ये हो सकता है पॉजिटिव? ये जी आपका डिपेंड करता है एक कपल स्कोरिंग के ऊपर। अगर तो कपल यंग है और उनमें कोई फैक्टर हमें बिल्कुल क्लियर समझ आ रहा है, मसलन मेल फैक्टर जिन लोगों में मर्दों में प्रॉब्लम है उनमें सक्सेस रेट ज़्यादा है। अच्छा, औरत अगर यंग है, अगर फीमेल जो है उसकी एज ज़्यादा है तो फिर उसमें सक्सेस रेट कम हो जाता है। ओके, मेल की भी एज ज़्यादा होने से सक्सेस रेट कम हो जाता है। ठीक है, तो अभी मेरे पास अगर बहुत सारे लोग आए हैं तो वो कहेंगे डॉक्टर साहब, मैं कहती हूँ यार आप लोग इतना लेट क्यों आए, मुझे तो इतना अरसा हो गया ये काम, 10 साल से मैं ये कर रही हूँ। तो वो कहते हैं डॉक्टर साहब हमने पहले सोचा कि पहले छोटे मोटे डॉक्टरों से करा लेना इलाज। मैं कहती हूँ पहली तो बात है कि कोई डॉक्टर भी छोटा मोटा नहीं होता, डॉक्टर हर अपनी फील्ड का स्पेशलिस्ट। अच्छा, टेस्ट बेबी हो गया या रिप्रोडक्शन हो गया, तो इसमें ये बताएं कि क्या ख़वातीन जो टैबलेट्स का रहते हैं उसमें क्या वजन बढ़ने का भी डर होता है? टैबलेट वगैरह रखने से? नहीं, टैबलेट अगर वो यूज़ कर रहे हैं फॉर प्रोडक्शन ऑफ द बेबी, तो क्या मतलब हार्मोन्स हो गया, कुछ हो गया, तो क्या उसमें भी? अच्छा, ये फैमिली प्लानिंग की आप कह रहे हो कि मेडिसिन, तो फैमिली प्लानिंग क्या उसमें भी क्या जो है
चांसेस होते हैं वजन बढ़ने के? नहीं, फैमिली प्लानिंग नहीं, टेस्ट ट्यूब बेबी वगैरह जो, हाँ, टेस्ट ट्यूब बेबी में जो मेडिसिन है उनमें वजन बढ़ने के भी उनके बहुत सारे साइड इफ़ेक्ट्स होते हैं, लेकिन हमने पेशेंट को पहले तो कन्विंस किया होता है, फिर उसके साथ उसके इक्वलेंट मेडिसिन कुछ और देते हैं ताकि उनके बहुत ज़्यादा साइड इफ़ेक्ट उन पेशेंट्स पे ना आए। ठीक है, कि इतनी ज़्यादा प्रॉब्लम ना आए कि जी वो बेचारे बिल्कुल ही पेट में पानी पड़ा हो और वो क्रिपल्ड लाइफ गुजारे। लेकिन क्या करें, बाज़ लोगों में कॉम्प्लिकेशंस आती हैं, उन्हें हमने बताया होता है ना कि ये कॉम्प्लिकेशंस आएगी, और तो औरत बेचारी तो बच्चे के लिए वो मैंने तो देखा है हर खातून को, हर एक औरत को वो यही कहती है डॉक्टर साहब बच्चा होना चाहिए। दोबारा वो नॉर्मल हो जाती हैं, दोबारा सही हो जाते हैं, अपनी कंडीशन में दोबारा आ जाती हैं, बिल्कुल आ जाते हैं। ओके, मतलब ये कि फॉर अ टाइम भी उनको थोड़ा सफर करना होगा, उसके बाद ऑल गुड ऑल नॉर्मल। अच्छा, क्या समझते हैं कि कितनी एज तक जो है ये हो सकता है जो टेस्ट ट्यूब बेबी का सिलसिला? मैं ये समझती हूँ कि आपको 40 से पहले करा लेना चाहिए। ओके, ठीक है, मैक्सिमम और आइडियल एज ये है कि आप 35 तक कराएं। अच्छा, अगर आपके नहीं हो रहे, आपका अगर लेट एज में शादी हुई है, मत इंतज़ार में रहें कि जी अभी बच्चा आपका 1 साल बच्चा नहीं हो रहा और आपकी शादी ही लेट 30s में हो रही है, बल्कि 35 के नज़दीक हैं, तो आप फ़ौरन अपने डॉक्टर के पास अपनी इनफर्टिलिटी की एवेलुएशन कराएं ताकि हमें पता चले कि प्रॉब्लम क्या है। ऑलराइट, ये तो इम्पोर्टेंट जो है चीज़ें होंगी। और क्या आप ख़वातीन को मशवरा देंगी कि अपना जो है वो किस तरह से ख्याल रखने कि कौन सी ऐसी डाइट लें जिससे उनका जो है अपना सिस्टम अच्छा, इम्यून सिस्टम अच्छा? इम्यूनिटी बहुत बड़ा फैक्टर है हमारे यहाँ जो है ना। बच्चियों का सबसे बड़ा अलमिया ये है, ख़ास तौर पे जब मैंने पेरिफेरी के लोगों को देखा है ना नाजिया, आप लोग शायद उसका अंदाज़ा नहीं कर सकते कि क्या है। वहाँ पे बच्चियों को प्रोटीन डाइट शुरू से रिस्ट्रिक्ट कर देते हैं। उनका ख्याल होता है, लोगों का माँ का ख्याल होता है बच्ची बहुत जल्दी बड़ी हो जाएगी ना, तुमने गोश्त नहीं खाना, अंडा नहीं खाना, बड़ी हो जाएगी, उसके पीरियड्स जल्दी स्टार्ट हो जाएंगे, प्रॉब्लम हो जाएगा। अच्छा, बच्चियाँ बेचारी महरूम रह जाती हैं अच्छी डाइट से। होता क्या है कि उन्होंने देखा कि एंड पे रोटी बच गई, शोरबा बच गया, उससे सालन खा लिया, ये ज़्यादातर ऐसे। व्हाट अबाउट जो एग है या जो चिकन है उसमें हार्मोन्स डाले जाते हैं, इज इट इफेक्टिव फॉर विमेन या नहीं? नहीं, बिल्कुल है। इसके बारे में हमें तो ये कहा गया कि जी अगर आप ऑर्गेनिक फूड लें, ठीक है, और न्यूट्रिशनिस्ट तो सारे आपको यही कहेंगे, लेकिन मसला ये है कि ऑर्गेनिक फूड कहाँ से लें? अफोर्ड कर सकते हैं? देसी मुर्गी का आप रेट देखें जाके, कहाँ एक आम बंदा बेचारा अफोर्ड करेगा? मैं समझती हूँ कि अगर अफोर्ड नहीं करते तो उससे बेहतर है कि आप दाल खा लें। दैट्स बेटर। लेकिन चिकन को आप अवॉइड करें, वो ख़वातीन स्पेशल चिकन को अवॉइड करें। जी, ठीक है। यकीन करें कि आप कह रहे हो कि ये गोश्त और इसमें आ रहा है, वेजिटेबल में है। हमारी जो वेजिटेबल्स हैं वो भी ऑर्गेनिक नहीं है, वो भी खाद की और पता नहीं उसमें क्या क्या चीज़ें ऐसी हैं। मैं समझती हूँ कि आप लोग, हम इतनी मेहनत करते हैं, हम लोग अपने एक अच्छा ब्रांडेड कपड़ा पहनने के लिए ख़वातीन क्या कुछ नहीं करती, पार्लर जाती हैं। तो आप अगर अपना एक वेजी गार्डन छोटा सा बना लें तो मेरा ख्याल है कि आपकी सारी प्रॉब्लम ही खत्म हो जाए। जो आप जाके फेशियल करा के अपने सर्कल बिठाते हैं वो आपको प्रॉब्लम ही नहीं होगी, आपको फ्रेश फूड मिलेगा, आपके घर में कितने आपकी बच्चियों को हार्मोनल प्रॉब्लम नहीं होंगे। हालांकि उसके लिए थोड़ा सा आपका जितना ये रग बिछा हुआ है, इतने से एरिया में भी अगर आप अपना वेजी गार्डन बना लें तो आपके घर के लिए 3 लोगों के लिए, अपने 3-4 लोगों के लिए वो बेहतर हो जाएगा। बिल्कुल, ठीक है। आप बहुत सारे हार्मोनल प्रॉब्लम ज़्यादा फर्क पड़ता है डाइट का, और ये इसलिए ख़वातीन को जो प्रॉब्लम्स भी जो वो आती हैं, वो अर्ली एजिंग बहुत ज़्यादा आ रही है मेल और फीमेल में। मेल में एंड्रोपाज आ रहा है, फीमेल में अर्ली मीनोपाज आना शुरू हो गया है। हमारा एज का जो लिमिट्स हैं वो कम होती जा रही हैं। सऊदीया में अभी भी 45 ईयर्स तक औरत आराम से बच्चे पैदा करती है। वजह क्या है कि आप उनकी डाइट देखें, ऑलिव्स वो खाते हैं, जैतून खाते हैं, उनमें हमारे यहाँ खजूर तो हमने बस रमज़ान में खानी है। हाँ, वैसे तो खजूर को भूल ही जाते हैं, हमें पता ही नहीं कि खजूर ही कोई चीज़ है। अच्छा, हमने फ्रूट जो है, फ्रूट चाट भी हमने सिर्फ रमज़ान में खानी है। फ्रूट को भूल जाना। तो हम ये चीज़ें अगर हम रखें ख्याल तो इसका हो सकता है। और जो मेरा इस वक्त टेस्ट ट्यूब बेबी सेंटर है, ये हमारा, ये यकीन करें कि उन तमाम लोगों के लिए एक खुशखबरी है कि जो लोग अफोर्ड नहीं करते। हमारा क्या होता है कि मेरा हर वो पेशेंट जो मेरे पास बुक हो जाता है, उसको चाहे वो अफोर्ड करता है या नहीं करता, हम उसका नाम रजिस्टर करते हैं। रजिस्टर करने के बाद उसकी जब टर्न आती है, क्योंकि मैं हर 10 में से, पहले शुरू में मैं 1 पेशेंट को फ्री करती थी, अब मैंने 10 में से 2 को करना शुरू किया। अल्हम्दुलिल्लाह हम 10 में से 3 लोगों को टोटल फ्री ऑफ कॉस्ट करते हैं।
हर 10 में से। तो देखें ना कितने लोगों के लिए उस फ्री टेस्ट ट्यूब बेबी की अपॉर्चुनिटी है। तो ये कि आपके इदारे में जो है ज़्यादा से ज़्यादा जो है मतलब ये फ्री इलाज भी होता है। जी जी ठीक है। तो ये गायनी के इलाज हवाले से भी फ्री इलाज है या सिर्फ टेस्ट ट्यूब बेबी के हवाले से? जी टेस्ट ट्यूब बेबी रिप्रोडक्टिव सर्जरी में भी हम करते हैं। जैसे रिप्रोडक्टिव सर्जरी में आप कह लें कि लेप्रोस्कोपिक सर्जरी है, किसी की सिस्ट थी, किसी का ऐसा प्रॉब्लम था, ट्यूबल कैनलाइजेशन करनी है, ट्यूब ब्लॉक्स थी, उसकी सर्जरी होनी है। बात सिस्ट होती है वो जल्दी भी ठीक हो जाती है, खुद ही ठीक हो जाती है? हाँ जी, बात फंक्शनल होती है ना, फंक्शनल सिस्ट होती है। तो ये कैसे पता चलता है? इसका कोई टेस्ट होता है? जी इसका टेस्ट भी हम करवाते हैं, अल्ट्रासाउंड से भी पता चल जाता है, साइज से भी पता चल जाता है कि ये जो है ये खुद भी ठीक हो सकती है। हर सिस्ट पे भाग के आपको सर्जरी नहीं करानी क्योंकि ये बहुत केयर सिस्ट हो गई है डॉक्टर साहब, बस हम सर्जरी की तैयारी करके आ गए। हाँ, तो ये भी नहीं होना चाहिए। मतलब ये अच्छा, बहुत सी ऐसी चीज़ें होती हैं जो खवातीन का वजन भी बढ़ रहा होता है और अक्सर उनको कोई ना कोई गायनी प्रॉब्लम होती है जिसकी वजह से वजन बढ़ता है, लेकिन उनको इस बात का एहसास नहीं, तो पता ही नहीं चलता। वो कहते हैं हमने थायराइड भी करा लिया, हमने सारे चेक करा लिए, लेकिन मसला कुछ और होता है। डेफिनेटली वजन तो बढ़ने कितना मतलब चेक भी कराना चाहिए अपना, थॉरली कितना चेक कराना चाहिए खवातीन को? मैं तो समझती हूँ कि हर खातून को 6 माह में एक दफ़ा जरूर करवाना चाहिए। ओके ठीक है। एटलीस्ट अपना पैप स्मेयर हर वो फीमेल जो मैरिड है उनको अपना 3 सालों में एक दफ़ा पैप स्मेयर जरूर करवाएं। लेकिन हमारे यहाँ वो पैप स्मेयर एक ऐसा टेस्ट है कि जस्ट वो आप ब्रश से एक टेस्ट लेते हो जिससे आपका पता चलता है कि कोई, क्योंकि जो सर्वाइकल कैंसर है ना वो ये समझें कि हम उससे बचा सकते हैं फीमेल को लेकिन हमारे यहाँ क्या होता है कि हम जब बीमारी हो जाएगी ना और अच्छी तरह हो जाएगी फिर हम डॉक्टर के पास। इवन कैंसर का तो ये कहते हैं कि अगर बहुत ज़्यादा अर्ली स्टेज हो, जब वो सिर्फ ट्यूमर ही होता है, उस वक्त अगर उसको कैच कर लिया जाए तो ये कैंसर की सूरत जो है वो बन भी नहीं सकती। जी बिल्कुल। इसमें तो हम पैप स्मेयर में तो बिल्कुल अभी अर्ली सेल ही होते हैं, तो हम उन लोगों को जो है वो तशीस कर लेते हैं। अब मेरे जो पेशेंट इनफर्टिलिटी वाले आते हैं, हम रूटीन में पैप स्मेयर उनका करते हैं। बाज़ दफ़ा वो बेचारे आते बांझपन के लिए हैं, लेकिन वो पैप स्मेयर पे पता चलता है कि इनकी और कोई प्रॉब्लम हो रही है। ओह, तो मतलब सारी बातें क्लैरिटी से सामने आ जाती हैं। हाँ, क्लैरिटी सामने आती हैं, पता चलता है कि इसको और क्या मसाइल हैं। बल्कि अब हमारे सेंटर ने तो अब पाकिस्तान में मेरी अभी सीएम साहब के थ्रू हमारी एक मीटिंग हुई हेल्थ की, पाकिस्तान पंजाब हेल्थ से ऑर्गेनाइजेशन से। उन लोगों को मैंने ये ऑफ़र की, उन्हें ये बताया कि जब तक आप किसी चीज़ की रीज़न पे नहीं जाएंगे आपको उसको आप सदेबाब नहीं कर सकते, किसी चीज़ को रोक नहीं सकते जब तक आपको पता ना हो कि ये हो क्यों रही है। आप कहते हैं कि पॉपुलेशन हमारी बढ़ रही है, हमारी इकॉनमी ख़राब हो रही है, आपको पता है कि पॉपुलेशन बढ़ क्यों रही है? उन लोगों को मैंने कॉन्सेप्ट दिया कि पॉपुलेशन, आप जितने मर्जी लोगों को फ्री टीके दें, जितनी मर्जी डोर टू डोर सर्विस दें, आपकी पॉपुलेशन कंट्रोल नहीं होगी। क्योंकि इसकी बेसिक वजह यह है कि हर घर ये चाहता है कि मेरा एक बेटा ज़रूर हो, अगर एक हो जाता है तो कहता है अब जोड़ी ज़रूर हो। अब वो जोड़ी मिलाने के चक्करों में उस घर में 7-7 बेटियां पैदा हो जाती हैं। बिल्कुल बिल्कुल। तो फिर पॉपुलेशन एक्सप्लोजन होती है और आपकी इकोनॉमी डाउन होती है। आपने क्या करना है कि आप इसके लिए मैंने ऑफ़र की है गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान को कि आप लोग हेल्थ की जो ऑर्गेनाइजेशंस हैं उनको मेरे साथ मिलाएं। मैं अपने लोगों को हर 2 बच्चों के बाद उनको फ्री जेंडर सिलेक्शन की ऑफ़र की जाए। अच्छा। 2 जिसकी 2 बेटियां हों, उसकी तीसरे के ऊपर गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान अगर मेरे से कोलैबोरेट करें तो हम उन लोग ये जेंडर सिलेक्शन एक ऐसा तरीकाकार है जिसमें 80 to 90% सक्सेस। और ये भी आपने फ्री ऑफ कॉस्ट ही दे रहे हैं? जी, मैं बता रही हूँ कि अभी हम इसकी कोलैबोरेशन में इनके साथ हैं। वी आर वर्किंग, अभी प्राइवेटली तो हम काम कर रहे हैं। हम कोशिश मेरी यही है कि हम कम से कम पैसों में लोगों को इसकी ऑफ़र करें। अल्हम्दुलिल्लाह इस वक्त बहुत सारे लोगों को इस चीज़ का पता है। मेरे सेंटर पे आते हैं लोग जेंडर सिलेक्शन के लिए, पूछते भी हैं कि लो है क्या। मैं उन्हें बताती हूँ कि सिंपल ये है कि आप बेटा और बेटी का ट्रीटमेंट अपनी मर्जी से मेडिकल साइंस के असूल के तहत कर सकते हैं। ये टेस्ट ट्यूब बेबी के बगैर भी हो सकता है, टेस्ट ट्यूब बेबी के ज़रिए भी हो सकता है। जिन लोगों के बच्चे पैदा हो रहे हैं उनको किसी टेस्ट ट्यूब बेबी की ज़रूरत नहीं, सिर्फ उनमें हम ये करते हैं कि उनके जो स्पर्म मेल के होंगे उसमें आप एक्स वाले और वाई वाले सेपरेट कर दें। ओके। स्पेशली उस चीज़ का ज़्यादा कि जहाँ पर जो है ख्वाहिश भी होती है कि बेटा हो और दूसरा ये भी कि बेटियाँ ऑलरेडी 2 हो चुकी हैं, अब तीसरी भी बेटी का जो है वो। देखें ना, वही बात नाजिया, अनवांटेड बच्चियाँ पैदा करने से बेहतर है ना कि उन बेचारियों को आप
बाद में प्रॉब्लम का शिकार करें। उससे लेकिन बेहतर है पहले कि तो आप लोगों का कॉन्सेप्ट जहनी तौर से भी चेंज करना पड़ेगा कि बेटा हो या बेटी हो। हमारे यहाँ पे ये नहीं करेंगे असल में चेंज। सोचा ये जाता है कि बेटा होगा तो हमारे आगे जाके हमको वो संभालेंगे। आजकल तो ये देखा जाता है कि बेटा होता है, जहाँ उसकी शादी होती है उसके बाद वो सब कुछ भूल जाता है। मैं कहती हूँ वो शादी से पहले ही भूल जाते शादी से पहले बात तो भूल जाते हैं। तो शादी पहले से तो ये चीज करनी है कि चाहे बेटा और बेटी हो, दोनों के पास जिम्मेदारी माँ बाप की उतनी ही होती है सही। जितनी जो है वो बेटे पर होती है। ये कह देना कि बेटी की शादी हो गई वो जिम्मेदारी अपनी भूल जाए, ऐसी बात नहीं है। ऐसी बात नहीं दोनों को अपनी जिम्मेदारियां जो है वो बखूबी निभानी चाहिए। लेकिन इस कौम का ये अलमिया है और ये रहेगा। इससे बेहतर मुझे किसी ने कहा डॉक्टर साहब आपकी अपनी 3 बेटियां हैं, ठीक है, तो आप इसमें क्या आप इसका मतलब है कि मैंने कहा मैं बेटों की मोहब्बत के लिए जेंडर सिलेक्शन नहीं कर रही। अच्छा, मैं उन बेटियों की मोहब्बत के लिए कर रही हूँ जो बेचारियां रुल रही हैं यहाँ पर। जेंडर सिलेक्शन की जो बात की, ये unwanted ना कोई है। जो है साइड इफेक्ट तो नहीं है, कहीं कोई एब्नॉर्मलिटी या No. कोई ऐसी चीज, कोई नहीं, साइड ये जो मैं आपको बता रही हूँ स्पर्म सेपरेशन टेक्निक, इसमें ज़्यादा से ज़्यादा यही है कि आपका कुछ हम इसमें कोई कल्चर मीडिया ऐसा शामिल कर देते हैं कि जी अगर आपका एक्स वाला स्पर्म जाए अंदर तो वो कंसीव ना कर सके, तो सिर्फ वाई वाले स्पर्म से जो है वो कंसेप्शन हो। कंसेप्शन हो गई तो उसके बाद कोई प्रॉब्लम नहीं। 80% चांस है, 80 to 90% इस तरीके में वो कहते हैं कि जी चांसेस हैं कि उनका बेबी बॉय या बेबी गर्ल। कई लोग ऐसे भी आते हैं अल्हम्दुलिल्लाह जिनके 3 बेटे हैं, वो कहते हैं डॉक्टर साहब हमें बेटी चाहिए। तो अल्लाह का शुक्र है, मुझे खुशी होती है कि कोई तो ऐसा आया कि जिसको बेटी चाहिए। बेटी भी चाहिए और बेटी तो रहमत होती है। वैसे ही बेटियां जो हैं उनका जो अगर अच्छी एजुकेशन दे दी जाए, अच्छा ख्याल रखा जाए, तो बेटियां जो है वो तो रहमत ही बनती हैं बिल्कुल। और कोई भी जिंदगी जो है वो चाहे वो मर्द हो चाहे औरत, उनके बगैर जो है मुकम्मल भी। अच्छा, फरा हमारे साथ हैं सियालकोट से, उनसे जरा बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, क्या जी। हाल चाल है? ठीक है जी बिल्कुल ठीक ठाक। जी फराज, सवाल क्या करेंगे आप? सवाल ये है कि मैं डॉक्टर साहबा से इलाज करवा रही हूँ जी जी। और डॉक्टर साहबा बहुत अच्छी हैं, बहुत ज्यादा अच्छी हैं ये। अच्छा, आप इन्हीं डॉक्टर से? ओके ओके, ठीक है, सही है। कोई सवाल करना चाहेंगे इनसे? सवाल ये, मैं ना इलाज के लिए चले आ रही हूँ तो सिस्ट पे मुझे मसला है और प्रेगनेंसी नहीं हो रही, तो मैं नाम दर्ज करवाना चाह रही थी। इन्होंने अच्छा, बोला वो था फ्री कि के लिए। 10 पहले अच्छा, हमने अनाउंस किया था ना कि हम 10 लोगों के। हाँ ठीक है, सही। आप अपना नंबर दे Callers। दीजिएगा और अपना नाम भी लिखवा दीजिएगा, तो इंशाल्लाह आपको जो है ना आपका कांटेक्ट फरा नाम करेंगे। हमने लिख लिया है, आनम आप लिख लेना। हाँ ठीक है, थैंक यू सो मच फॉर कॉलिंग। बहुत बहुत शुक्रिया आपकी कॉल का भी। और अच्छा, क्या टिप्स देना चाहेंगी आप खवातीन को? कुछ टिप्स देंगी किस चीज़ के लिए? इसी हवाले से कि अपना जो ख्याल कैसे रखें, किस तरह से जो है अपने जो है स्पेशली अपने इम्यून सिस्टम के साथ साथ अपने हार्मोन्स जो है वो भी उनके डिस्टर्ब ना, और कौन सी ऐसी चीज़ें जो जिस वजह से जो है उनको जो है उनके या फिर तो फॉलिकल्स का प्रॉब्लम आता है, या उनको जो है हार्मोनल प्रॉब्लम आ जाता है, या उनका जो है सिस्ट का प्रॉब्लम आता है। कौन सी ऐसी चीज़ें जो ओवरऑल वो ख्याल रखें कि ये सब प्रॉब्लम्स ना हो? गुड, दैट्स वेरी गुड क्वेश्चन। सबसे पहले तो वो बच्चियाँ जो छोटी बच्चियाँ हैं, अभी टीनेजर बच्चियाँ हैं, मेरा उनको ये मैसेज है कि प्लीज़ जब आप स्कूल में जाओ, आप लोग इधर उधर के समोसे पकोड़े खाने की बजाय बेहतर है आप अच्छा, fruit ये भी चाट ले खतरनाक लें। चीज़ है, इससे भी होता है वो? यस, आपको पता है तली हुई चीज़ों से भी आपका हार्मोनल सिस्टम ट्रिगर कर जाता है टुवर्ड्स एंड्रोजेनिक एक्टिविटी। एंड्रोजेनिक एक्टिविटी ये है कि हमारे यहाँ मेल और फीमेल हार्मोन अल्लाह ताला ने औरत में भी रखे हैं, मर्द में भी रखे हैं। औरत में मेल हार्मोन बहुत कम है। जब आप बहुत ज़्यादा तली हुई चीज़ें और ऐसी चीज़ें खाना शुरू करते हो तो आपका ट्रिगर कर जाता है टुवर्ड्स एंड्रोजेनिक एक्टिविटी। ये बड़ी ठीक है, इम्पोर्टेंट बात है, तो इसको भी continue आपने रखते हाँ हैं। उन बच्चों को कि आपने ये याद रखना है कि अच्छा। वो जो स्कूल गोइंग बच्चियां हैं, कॉलेज वाली बच्चियां हैं, कि बेटा आपने ऐसी चीज़ें नहीं तली हुई खानी, चीज़ें नहीं तली हुई खानी, चीज़ें हाँ। नहीं खानी। आप कोशिश करो कि आप जूस ले लें, हेल्दी जूस ले लें। बड़ा गोश्त या Fresh- छोटा गोश्त खा सकते हैं? जी जी खा सकते हैं। हमें बहुत बड़ा फोबिया है जी, बड़ा गोश्त अच्छा, खाना ये है। एक सेकंड, ये कॉलर या, है, बहुत हाँ, दूर से उन्होंने कॉल की है, जंग से कॉल की है, साजदा ने, उनसे बात करेंगे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, आपकी क्या हाल है? बिल्कुल ठीक ठाक है जी साजदा। जी, अभी मैंने डॉक्टर साहबा से बात करनी है। बिल्कुल बात कीजिएगा। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहबा। वालेकुम सलाम। डॉक्टर साहब, मेरा नाम साहिदा निवाज है, मैं जंग से बोल रही हूँ। 15 साल मेरी शादी को हो गए हैं, तो अब तक कोई प्रेगनेंसी नहीं हुई। काफी इलाज करवाए हैं, मुल्तान से क्रिश्चियन हॉस्पिटल है मिशन, वहाँ से टेस्ट करवाए, ट्यूबे टेस्ट करवाई है, सब कुछ रिजल्ट क्लियर आ रहा है। हस्बैंड ठीक है आपके? जी वो भी ठीक है, उनके भी 55% स्पर्म है, ठीक है। तो अभी तक प्रेगनेंसी नहीं हुई। अच्छा, आपको ना अब मैं
अभी सॉरी, अभी एक ईमेल एड्रेस मैं इनसे रिक्वेस्ट कर रही हूँ, अनम आप कार्ड पे दे दें। ठीक है, हाँ। ईमेल एड्रेस अभी आपको अभी लिखा दे। हाँ जी, आप जरा लिख लें। अच्छा, एक काम और कीजिएगा कि अपना नंबर भी साजिदा जी आप छोड़ दीजिएगा, ठीक है? एक नंबर नोट कर लें, ये हमारा हेल्पलाइन नंबर है। प्लीज एक मेरी बात सुन ले, हमें कोई डाक खाने का अगर नंबर दे देना, ईमेल एड्रेस, हम लोग देहात में छोटा सा नंबर दे देते हैं। चलिए आप फोन नंबर दे दीजिए। फोन नंबर 0300। नाम भी रजिस्टर करवाना है कि हम लोग इतना अफोर्ड नहीं कर सके। अगर ठीक है, आप एक काम कीजिएगा साजिदा जी, अपना आप नंबर दे दीजिएगा, ठीक है? अपना आप नंबर दे दें, ठीक है? ठीक है। थैंक यू सो मच फॉर कॉलिंग, बहुत बहुत शुक्रिया आपकी कॉल का। वैसे अगर ये नंबर चल सकता है ना हेल्पलाइन, आप बोल दीजिएगा जी। 0300 413 7949 0300 413 7949। ये 24 आवर्स हेल्पलाइन नंबर है। आप इस पे जो भी पीटीवी न्यूज़ के रेफरेंस से मुझे बताएंगे। अभी भी मेरी असिस्टेंट बैठी हैं, वो आपके जिनके हम लोगों ने आपके प्रोग्राम में आने से पहले आने से पहले ऐलान किया था कि जो इसमें लाइव कॉलर होंगे हमारे, हम उनको फ्री IVF ICSI का जो है वो गिफ्ट देंगे इंशाल्लाह। बस ये लास्ट जो टिप है वो जो अभी हम बात कर रहे थे कि तो बच्चियों के बिल्कुल, एक तो बच्चियों को ये वन लाइनर में बता दें क्या करना चाहिए। दूसरा ये है कि जब आप अपने कॉलेज जाएं, स्कूल जाएं, तो आपके पास थोड़ा सा ड्राई फ्रूट ज़रूर होना चाहिए। एक आप मिल्क पैक फ्रीज़ करके ले जाएं, जो कि वहाँ पे आप अपने बैग में डालोगे तो वहाँ मेल्ट होके वो ठंडा हो जाएगा। आपने क्या करना है, ब्रेक के टाइम आपने 2-3 जो भी ड्राई फ्रूट्स हैं और चीज़ें हैं वो ले लें। और जो यंग ख़वातीन हैं उनके लिए मैं समझती हूँ कि आपने डे पे इसबगोल का छिलका जो है वो जरूर खाना। थैंक यू सो मच, बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब, आपका बहुत बहुत शुक्रिया शो में तशरीफ लाने का। इसके साथ ही नाजरीन, आज के लिए इतना। अपने घर वालों का बहुत ख्याल रखिएगा। नाज़िया मलिक और टीम को दीजिए इजाजत। पाकिस्तान जिंदाबाद। या अय्युहल्लज़ीना आमनू अतीउल्लाह व अतीउर रसूल व उलिल अम्रि मिनकुम। ऐ लोगों जो ईमान लाए हो, इताअत करो अल्लाह की और इताअत करो रसूल की और उन लोगों की जो तुम में से साहिब अम्र हों। मेरा मुल्क, मेरा वकार, मेरी आजादी, मेरा पाकिस्तान। This headline news is brought to you by U4। अपनी मर्जी के 3G पैकेज के लिए अभी *3# मिलाएं। अमन की ख्वाहिश यकतरफा नहीं हो सकती। भारतीय क़यादत के गैर जिम्मेदाराना बयानात से खित्ते में अमन की कोशिशों को नुकसान पहुंचा। पाकिस्तान अपने कौमी मफादात का हर कीमत पर तहफ़्फ़ुज़ करेगा। वज़ीर आज़म का सफ़ीरों की कॉन्फ्रेंस में भारत को दो टोक पैगाम। कौमी असम्बली और सेनेट में भारतीय क़यादत के इश्ताअल अंगेज बयानात के खिलाफ मज़म्मती करारदादें मुतफ़क्का तौर पर मंजूर। भारतीय वज़ीर आज़म का पाकिस्तान को दो लख्त करने का बयान इंतहाई काबिल मज़म्मत है। अक़वाम मुत्तहिदा भारतीय क़यादत के नफरत अंगेज बयानात का नोटिस ले, करारदादों का मतन। मोटरवेज किसी एक सूबे में नहीं बल्कि पूरे मुल्क में बन रही हैं। आइंदा 3 साल में कराची लाहौर मोटरवे मुकम्मल और मुल्क से लोड शेडिंग खत्म कर देंगे। वज़ीर आज़म का कौमी असम्बली में इजहार ख्याल। पाकिस्तान की माशी सूरत हाल में बेहतरी का आलमी सतह पर एतराफ़। मुल्कों की इक्तसादी दर्जाबंदी करने वाले मुमताज़ बैनुल-अक़वामी इदारे मूडीज ने पाकिस्तान की क्रेडिट रेटिंग बेहतर कर दी। वज़ीर ख़ज़ाना इसहाक डार।
पंजाब का आइंदा माली साल का बजट आज पेश किया जा रहा है। सूबाई असेंबली का इजलास दोपहर 2 बजे होगा। मुल्क में पेट्रोल का वाफर जखीरा मौजूद है, बहरान का कोई खतरा नहीं। इस वक्त मुल्क में 1,72,000 मैट्रिक टन पेट्रोल का जखीरा मौजूद है। तर्जुमान वजारत पेट्रोलियम। तुर्बत के इलाके नासराबाद में खुफिया इदारों और एफसी का मुश्तरका सर्च ऑपरेशन, कलदम तंजीम के 3 मुबैना दहशतगर्द गिरफ्तार। तर्जुमान एफसी। कराची में जबरी वसूल की जाने वाली ज़कात और कुर्बानी की खालों से हासिल होने वाले सालाना 230 अरब रुपए जुराइम और दहशतगर्दी की कार्रवाइयों पर खर्च होते हैं। बेशतर जुराइम की सरपरस्ती कराची की एक बड़ी सियासी जमात कर रही है। डीजी रेंजर्स की एपिक्स कमेटी को ब्रीफिंग। और कोलंबो में 3 रोजा प्रैक्टिस मैच का दूसरा दिन श्रीलंका बोर्ड प्रेसिडेंट 11 44 रन 1 विकेट के नुकसान पर अपनी पहली इनिंग्स दोबारा शुरू कर रहा है। हाँ जी, वो बिजली का बिल जमा करा दिया था ना? नहीं, वो पैसे खत्म हो गए थे। क्या मतलब? अभी तो 10,000 दिए थे, कहाँ गए पैसे? क्या? भैया, क्या कहा? कभी कभी हिसाब मांगना महंगा पड़ जाता है, लेकिन सिर्फ यूफोन देता है बिना मांगे बिल्कुल मुफ्त अपने तमाम प्रीपेड कस्टमर्स को रोजाना 1 पैसे का हिसाब SMS के जरिए, क्योंकि यूफोन में कोई पोशीदा चार्जेस नहीं है। अच्छा, तो यूं बोलो ना कि पैसे खर्च हो गए थे। आप पीना। आधे घंटे से फोन कान पे लगाए बैठा है, कुछ बोल क्यों नहीं रहा? बीवी से बात कर रहा हूं यार। अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं PTV न्यूज। मैं हूं मनाजिर हुसैन। हेडलाइंस आप जान चुके हैं। हम वक्त खबरों की तफसील और ताज़ा तरीन अपडेट्स के लिए आप लॉग ऑन कर सकते हैं हमारी वेबसाइट news.ptv.com.pk। अगर आप जो वसाइल या सूबों को मुंतकिल भी करते हैं, देखिए ट्रस्ट बिल्डिंग कैसी होगी। एक तो पॉलिटिकली आप मेन स्ट्रीम में सबको लेके आए, दूसरा फाइनेंशियली जो हैं सूबों को इतने वाइबल बनाएं कि वो खुद अपने लोगों की खिदमत कर सकें, और फाइनेंशियली वो होंगे तो जेल होगा, ये फेडरेशन जेल होगा। वो चीज़ हमें नज़र नहीं आती। हम समझते हैं कि बाद सूबे डिप्राइव फील करते हैं, और जब वो डिप्राइव फील करते हैं तो उसमें और चीज़ें सामने आ जाती हैं, तो उससे नुकसानात होते हैं। फिर इसमें ये भी है कि आप जहाँ पर ज़्यादा वो है गुर्बत है, बेरोज़गारी है, टेररिज्म की वजह से मुश्किलात का सामना है, तो उनके ऊपर ज़्यादा तवज्जो देने की ज़रूरत है। तो तब जाके एक हीलिंग प्रोसेस जो है वो शुरू होगा। वो हीलिंग प्रोसेस अगर होगा नहीं तो हम नहीं समझते हैं कि ये फेडरेशन एज अ फेडरेशन चल सकेगा उस लिहाज से जो सही मानों में। फिर तो इस पे बात पे सबको बैठने की ज़रूरत है कि बैठें, कोई और तरीका निकालें। अगर ये इस फेडरेशन को आप उस तरीके से नहीं चला सकते। रिसोर्सेज आप तकसीम करते हैं ऑन पेपर, यहाँ पर आके चाहे PSDP है चाहे और उसमें है, सिर्फ रिसोर्सेज जो है उससे डिविजिबल पूल की रिसोर्सेज नहीं है सूबे की, वो तो एक हिस्सा है। उसके अलावा भी बहुत से ऐसे रिसोर्सेज हैं जिसमें शेयर होता है सूबों का, फॉरेन इन्वेस्टमेंट आती है, दूसरे वो हैं, उसको उसी तरीके से उनको इस्तेमाल करने की ज़रूरत है, और सूबों को उसमें हिस्सादारी देने की ज़रूरत है, वो होती नहीं है। फिर
चलें, जो प्रोजेक्ट्स होते हैं यकदम ये आ जाता है कि जी इसमें PSDP में 20% कट आ गया। क्यों आया, किससे पूछा, सूबों को इत्मीनान में लिया, किस फोरम पे ये इस सिलसिले को आपने की इजाज़त ली या उनसे सैंक्शन ली। 18वीं तरमीम में तो मरकजियत काउंसिल ऑफ कॉमन इंटरेस्ट की है, उसमें आप लेके जाएं कि भाई ये हम कर रहे हैं, ये हमारे वसाइल हैं, अभी पूरे नहीं होते हैं, आप प्रोजेक्शंस देते हैं। प्रोजेक्शंस भी मैं आता हूँ कि सारे प्रोजेक्शन जो है गलत हैं, सारे प्रोजेक्शंस गलत हैं। पिछले साल साबित हो गया, ट्रस्ट बिल्डिंग कैसी होगी जब पिछले साल की जितनी भी आप प्रोजेक्शंस हैं, एक प्रोजेक्शन भी आपका पूरा नहीं हुआ, तो उस पे ले जाएं। इसी तरीके से आप लोन लेते हैं, 18वीं तरमीम के बाद लोन का भी जो है वो काउंसिल ऑफ कॉमन इंटरेस्ट में आप लेके जाएंगे और कहेंगे कि हमने ये लोन लिया क्योंकि सारे सूबे से अफेक्ट होते हैं, वो भी आप नहीं कर रहे। लोन लेते हैं, चाहे वो मुल्क के अंदर से बैंक से लोन लेते हैं, चाहे बाहर से लोन लेते हैं, चाहे IMF है, चाहे वर्ल्ड बैंक है, उसको किस तरीके से आप जस्टिफाई करते हैं कि एक आपकी टीम चली गई, IMF से बात कर दी और उन्होंने कहा कि ये चीज़ें सब्सिडी ख़त्म कर दो, तो आपने कहा हाँ ठीक है, और सूबों के ऊपर वो उसका बोझ डाल दिया। उसका असर पाकिस्तान में होता है लेकिन मुख्तलिफ सूबों पे मुख्तलिफ असर होता है उसका। तो ये चीज़ किस तरीके से आप जस्टिफाई कर सकते हैं? मैं अगर एक जो एलोकेशंस हैं एक सूबे को नहीं मिलती तो वो लाजमी बात है डिमांड करती है। मैं मिसाल दूं आपको, पंजाब में तो आपकी अपनी हुकूमत है, वहाँ पर तो वसाइल की कोई कमी नहीं है। सिंध के अगर वजीर ख़जाना आते हैं तो साथ जरदारी साहब आ जाते हैं और प्राइम मिनिस्टर उनको के साथ मुलाकात करते हैं, उनको वसाइल दे देते हैं। बलूचिस्तान में भी आपकी हुकूमत है, मुझे बताएं ये खैबर पख्तूनख्वा में कौन आपके पास भेजें कि वो हमारी रहनुमाई करें और आप उनकी बात मानें? मुझे तो नज़र नहीं आया अभी तक कि सूबे ने कोई डिमांड की है, यहाँ से 2-3 वजीर उनको वो कर देते हैं कि जी हाँ आए आपसे बात करते हैं, और बात क्या करके एक दिन बात कर दी और बात खत्म होगी। इस तरीके से अगर आप इसको चलाएंगे तो ये चलेगा नहीं। ये तरीक़ाकार जो है इसमें मैं समझता हूँ कि इससे नुकसानात होंगे, फ़ायदा नहीं पहुँचेगा। मैं 2-4 जो मेन जो है मसले हैं उसकी तरफ तवज्जो दिलाना चाहता हूँ। एक है